नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रियांशु प्रियंवद आप सभी का स्वागत करता हूं आज की साहित्यिक संध्या में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर वर्ष आराम से, यदि मैं आपको बताऊं तो हमने इससे पहले भी 2 बार गोष्ठियां कर चुकी हैं घाट पे, और ये हमारी तीसरी गोष्ठी होने वाली है, जिसके लिए मैं पूरा श्रेय देना चाहूँगा अपने साहित्यशाला के कर्ता धर्ता सुरेश भाई को। तो सुरेश भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि मैं ठहरा आलसी आदमी, मैं बात को टालते जा रहा था, लेकिन इन्होंने आर्या ने, इन लोगों ने मिलके बनाया पोस्टर वगैरह, मुझे बोला कि भैया करते हैं जल्दी, तो मैंने सोचा कि चलो अब ज़्यादा टालना उचित नहीं है। तो 1 साल में बहुत कुछ बदली है। यदि अच्छी तरह से याद है तो पिछला गोष्ठी हमने किया था 24 दिसंबर को पिछले साल, और आज कितना है 15 दिसंबर, तो लगभग 1 साल होने को है घाट वाली गोष्ठी जो होती है उसमें। तो अपने किरदार के बारे में 2 पंक्तियां आज करना चाहता हूं कि वो बीती बात बीती है, घड़ी भर साथ बीती है। वो बीती बात बीती है, घड़ी भर साथ बीती है, खड़ा हूं फिर उसी किरदार में, बस रात बीती है। क्या बात है, क्या बात है कि वो बीती बात बीती है, घड़ी भर साथ बीती है, खड़ा हूं फिर उसी किरदार में, बस रात बीती है। सुबह आई सुनहरी लालिमा की साथ अब होगी, अधूरी सी कहानी थी मुकम्मल बात अब होगी। क्या बात है, क्या बात है। तो जो बातें हम तब छोड़ चुके थे, कुछ बातें रह गई थी अधूरी हमारे बीच, उसे आज मुकम्मल रूप से पूरा करेंगे। तो इसी कड़ी में सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा अतुल भाई को और साथ में विश्वास तिवारी को कि आइए और एक स्तुति के साथ अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब पहले तो विश्वास भाई का बहुत बहुत आभार कि माँ सरस्वती के चरणों में एक स्तुति को प्रस्तुत करने का मौका दिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे है, हर स्वर तेरा है, संगीत तुझसे। तो सबसे पहले हम माँ सरस्वती के एक छोटी सी स्तुति से उनको प्रणाम करेंगे। या कुंदेन तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्मच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी का इस काशी के घाट पे इस छोटी सी काव्य गोष्ठी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आने के लिए। एक बार विश्वास भाई और अतुल भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं अपने साहित्यशाला के जो कर्ता धर्ता हैं सुरेश भाई को आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पे कि आए और अपने मोटो को यहाँ रखें हम लोगों के समक्ष कि क्या है आपका। धन्यवाद कि आप सब अपना कीमती समय लेके यहाँ छोटी सी गोष्ठी में हम लोगों के साथ शामिल होने आए। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि साहित्यशाला एक ऐसा पुष्प है जिसके अभी बीज आरोपित किए गए हैं। अगर आप लोगों का साथ रहा, उसको आप लोगों की मेहनत, खून पसीना और जो भी स्वाभिमान और काव्य से सींचा जाएगा, तो आने वाले समय में इसके पुष्प सारे देश को सुगंधित कर सकते हैं। साहित्यशाला का मेन मोटो है, जो ऑनलाइन ज़माने में जितनी क्रिएटिविटी बढ़ती जा रही है, तो हम देख रहे हैं हमारा लोक साहित्य उतना ही पीछे चला जा रहा है। आज नई हिंदी चरम पर है, लेकिन लोक साहित्य कहीं दूर से खड़ा नई हिंदी को निहारता साबित होता है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी के सहयोग से लोक साहित्य को हम सामने ला सकें। और यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ हर क्षेत्र का, हर स्टेट का व्यक्ति मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब साथ में जुड़ के साहित्यशाला के लिए एक नींव का पत्थर साबित हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश भाई। देखिए, अब हम इस कार्यक्रम को अविलंब शुरू करने जा रहे हैं, तो मैं इस कड़ी में सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे छोटे से कवि हैं मयंक भाई को। मयंक, आप आइए और आपका स्वागत है इस मंच पर। बहुत छोटे से कवि हैं, आपको इनको सुन के मजा आएगा। एक बार जरूर सुने अच्छे से। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। नमस्ते, मैं मयंक बनारसी, बनारस का ही रहने वाला हूँ। तो आज मैं अपनी कविता की शुरुआत करता हूँ। एक कविता है कि एक कवि सम्मेलन में हम एक कवि की कविता मंच पर अपने नाम से पढ़ गए।
एक कवि सम्मेलन में हम एक कवि की कविता मंच पर अपने नाम से पढ़ गए, असली कवि उखड़ गए। क्या बात है, क्या बात है। एक कवि सम्मेलन में हम एक कवि की कविता मंच पर अपने नाम से पढ़ गए, असली कवि उखड़ गए। बोले आप हमारी रचना पढ़ रहे हैं। हमने कहा अच्छा तो ये आप की है तभी तो हम उखड़ रहे हैं, रचना में दम होता तो जम जाती। वे बोले तुमको शर्म नहीं आती, रचना में दम होता तो जम जाती। वे बोले तुमको शर्म नहीं आती। हमने कहा शर्म कैसी, आपने लिखी है जैसी पढ़ रहे हैं वैसी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे ये तो सिर्फ हमारा एक प्रयोग है, आपने पकड़ लिया मात्र संयोग है, वरना हमने बड़े बड़े हाई रेटेड कवियों की कविता हाफ रेट में चला दी। वरना हमने बड़े बड़े हाई रेटेड कवियों की कविता हाफ रेट में चला दी। आज तक पकड़ में नहीं आई, इसको कहते उस्तादी। हाँ कभी सूरदास, तुलसीदास, कबीर दास, जिसकी कहो उसकी सुना दे। कहो तो भाई अशोक चक्रधर की सुना के तालियां बजवा दे, क्योंकि हमारे साथ ताली बजाने वाले श्रोता भी किराए पर चलते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात, क्या बात। शानदार। क्योंकि हमारे साथ ताली बजाने वाले श्रोता भी किराए पर चलते हैं। कितने बेरोजगार तो इसी धंधे से पलते हैं। धंधे की बात सुनते ही बेचारा असली कवि शर्मा गया और अगले दिन से वो भी ताली बजाने वालों में आ गया। आजकल वे हमारे गुण गा रहे हैं। कविता से पेट नहीं चलता था, तालियों से चला रहे हैं। अच्छी चल पड़ी है तालियों की दुकान, जितना पेमेंट उतना भुगतान, गिनकर तालियां बजवाते हैं। और कवियों से ज़्यादा पेमेंट तो वो एडवांस में पाते हैं। एडवांस मिल गया तो वाह वाह, नहीं तो हाय हाय मचाते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको एक और कविता सुनाता हूँ। इस कविता का शीर्षक है बेरोजगारों का नगर। स्वागत है। तो एक दिवस हमने बैठे बैठे ये तय किया कि मुल्क के बेरोजगारों का इंटरव्यू लिया जाए और उन्हें अपने ही आईने में पेश किया जाए। तो बेरोजगारों के नगर में प्रवेश किया। एक बेरोजगार ने ताना दिया, लो एक और आ गए, साहब को कुर्सी दो। दूसरा बोला कुर्सी, अमा यार कुर्सी होती तो ये बुढ़ापे के नाम से रोता, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं होता। कुर्सी होती तो ये बुढ़ापे के नाम से रोता, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं होता। हमने कहा पानी पिलाएंगे? वो बोला कहाँ से लाएंगे, हम खुद प्यासे खड़े हैं और सारे कुएं डिग्रियों से भरे हैं। नल से भी उतना ही पानी आता है जितना दूध में मिलाया जाता है। मैंने एक रोते हुए बेरोजगार से पूछा, भाई साहब आप क्यों रो रहे हैं, क्या बिना रिश्वत दिए कोई नौकरी प्राप्त हो रही है? वो बोला नहीं हुजूर, आज हमारा जन्मदिन है, हमारी एज लिमिट समाप्त हो रही है। हमने कहा कमाल है, 25 साल का जवान खून बेकार और 85 साल का बूढ़ा खून इतना जोरदार कि सब सुविधाएं पाए और जवान खून सड़कों पे सुखा दिया जाए। हमारे संविधान से कहना चाहिए कि एज लिमिट मंत्रियों के लिए भी रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, शानदार। एक बेरोजगार बोला साहब हमारे नगर में क्रांति हो गई, आज कल्लू रोटी खा रहा है। दूसरा बेरोजगार बोला क्यों उल्लू बना रहा है, क्या दिन में भी सपना आता है, काम वाले तो भूखे मर रहे हैं, बेरोजगार भी कभी रोटी खाता है। एक बूढ़ा नौजवान बोला साहब हमारी जिंदगी भी कितना बड़ा श्राप है, हमारा दुश्मन हर लड़की का बाप है। वे हमारे माँ बाप से कहते क्यों आपके साहबजादे अपने पैर पर खड़े हैं? वो बोलते नहीं नौकरी के बिना फिलहाल लंगड़े हैं। वे हमें अपमान की बैसाखियाँ देकर चले जाते हैं और हम इस युग के श्रवण कुमार अपने माँ बाप को कंधा भी नहीं दे पाते। एक बेरोजगार ने गधे को मारा। मुल्क के सारे बेरोजगारों का गुस्सा उस पर उतारा। हमने कहा भाई साहब इस गधे ने आपका क्या बिगाड़ा है? वो बोले मिस्टर आप चुप रहिए, आप नहीं जानते कि इस गधे ने हमारा हक मारा है। एक धोबी को गधे की तलाश थी, गधे की सारी खूबी हमारे पास थी, मगर ये गधा साला इंटरव्यू पास कर गया और हमारा आदमी होना हमारा सत्यानाश कर गया। हमने एक मौलिक बेरोजगार से पूछा श्रीमान आप? बोले हम साहित्य के सेवक हैं, अवकाश प्राप्त लेखक हैं। हमारी कविता जिस मैगजीन में छप कर आई उसका भंटा धार हो गया, संपादक खुद बेरोजगार हो गया। हमने एक आकृति नुमा इंसान से पूछा श्रीमान आप किस किस्म के बेरोजगार हैं? वो बोले हम भूतपूर्व पत्रकार हैं। हमने समाचार भेजा कि माननीय मंत्री जी अस्पताल में प्रसन्नचित, गलती से छप गया कि मंत्री जी अस्पताल में चित। प्रेस वाले प्रसन्न खा गए, हम अगले दिन फुटपाथ पे आ गए। फिर हमने एक आकृति नुमा इंसान से पूछा श्रीमान आपका शुभ नाम? बोले पूर्ण विराम। हम देसी कला के ईपी है, आजकल जेमी सर्कस में जीपी है। हमने एक चित्र बनाया था, एक सैनिक की जवान विधवा को चूड़ियाँ तोड़ते हुए दिखाया था, काश उसे कपड़े फाड़ता हुआ दिखाते।
उसके जवान रंगों की प्रदर्शनी लगाते तो हमारे चेहरों पे भी शबाब होता, हमारी बाहों में भी सुबह का आफताब होता, हमारी बाहों में भी सुबह का आफताब होता। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हमारी बाहों में, पर रंगों का सपना संवर नहीं पाया, दर्शक को अपना ही दर्द नहीं भाया। और आजकल का दर्शक भी कितना स्मार्ट है, हमारे सारे कपड़े फाड़ कर बोलता है बेटा वो नहीं, ये मॉडर्न आर्ट है। क्या बात, क्या बात। हमने बहुत बढ़िया। चलते चलते एक अंतिम बेरोजगार से पूछा, श्रीमान आप? बोले खुद अपने बाप। हम इन बेरोजगारों में सबसे बड़े हैं, आजकल चुनाव में खड़े हैं, जीत गए तो रेल में, हार गए तो जेल में। हमने कहा क्यों तानाशाही की भाषा बोलते हो, लोकतंत्र को तानाशाही से तोलते हो? बोला मिस्टर, जब योग प्रतिभा का आत्मविश्वास टूट जाता है तो अंधी प्रेरणाघात अपने आप छूट जाता है, अंधी प्रेरणाघात अपने आप। हमने पूछा तब आपका चुनाव चिन्ह क्या होगा बेरोजगार? वो बोला नहीं यार, हाथ में बंदूक थामे सोया हुआ चौकीदार, डकैतों के लिए खुला इस्तेहार। हमने कहा ऐसा कर दो यार कि इस 21वीं सदी के आगे एक प्रश्न चिन्ह छोड़ते हुए, बंदूक की नली अपनी गर्दन की तरफ मोड़ते हुए, घोड़ा दबाता हुआ इंसान, न जिसके लिए जमीन न जिसके लिए आसमान, बारूद का धुआं इतना गहरा हो जाए कि अपने आप घबरा के सवेरा हो जाए, अपने आप घबरा के सवेरा हो जाए। अब मैं आपको एक कविता सुना के जाता हूँ, ये आशुतोष राणा जी की कविता है, हे भारत के राम जगो। कि हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। और सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की बेड़ी बज रही, उठो मोहन नित्या त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। और बलिदानों के वज्र दंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, रण के कंकड़ पहने हैं वे राष्ट्रभक्त की ध्वजा जगे। अग्निपथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर, और जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा पर पंडा, खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा पर पंडा। और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, और नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी। और लड़की चंडी घर घर नाचे मौत तही प्यासी प्यासी, और रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। और कौरव शेष न एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, और यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। चोटी वाला चाणक जागे, पौरुष परुष महान जगे। शैल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हटी हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना, और जगे पद्मिनी का जौहर जागे केसरिया बाना। देशभक्त का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना। और वह प्रताप का सिंह जगे, वह हल्दी घाटी का राणा। दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून शाह जी का त्यासा। मरने की यह ठाना करते विकट मराठों के राजा। 36 साल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपाल जगे। और 2 दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कनवाहे का जगे मोर्चा, कि कनवाहे का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे। भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे। और जिसकी छोटी सी लपटी से संगी ने भी हार गई, हिटलर को जीतावे फौजें 7 समुंदर पार गई। मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे, उस लुप्टी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। बहुत सुंदर। और आज़ादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर 7 धावर घूम गया, उस सुभाष की शान जगे और उस सुभाष की आन जगे। ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। और क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? कि क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था वह अशुद्धता, हमने उसको शुद्ध किया। वह बर्बर था वह अशुद्धता, हमने उसको शुद्ध किया। हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। और आज बंदा है कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ। चाऊ माऊ चीनी मीनी जिसमें दम हो टकराओ, और जिसके रण से बनता है रणका केसरिया बाना। ओ कश्मीर हड़पने वालों कान खोल सुनते जाना, भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, और कोहिनूर की कीमत चूते 5 अचर अमर है। रण के खेतों में छाएगा जब अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा। सनसन करते वीर चलेंगे जो बामी से फन वाला, फिर चाहे बेजिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला। हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। कि भगवा वश किए धारर साधु भगवान हमारे हैं,
धर्म के सच्चे रक्षक, अंबर के चमकते तारे हैं। शक्ति इतनी है इनमें कि ये सब वीरान बना सकते हैं और पल भर में ये दुनिया को भी रेगिस्तान बना सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि पल भर में ये दुनिया को भी रेगिस्तान बना सकते हैं। आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम नाम जपते सारे सब भक्ति में रम जाते हैं। कठोर तपस्या क्या होती है साधु सा तप कर देखो, शांति कितनी मिलती है। तुम ओम नाम जप कर देखो और धरा 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 ये जिस पर घूम रही, धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु है। कहो गर्व से हम हिंदू है, हम हिंदू है। वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। और मैं आपको एक छोटी सी कविता और सुना देता हूँ कि ये हास्य की कविता है कि नदी में डूबते हुए आदमी ने पुल पर चलते हुए आदमी को देखकर आवाज लगाई बचाओ। तो पुल पर चलते हुए आदमी ने नीचे रस्सी गिराई और कहा आओ। पर डूबता हुआ आदमी रस्सी पकड़ नहीं पा रहा था, रह रह के चिल्ला रहा था मैं मरना नहीं चाहता, बहुत महंगी जिंदगी है और कल ही तो मेरी एबीसी कंपनी में नौकरी लगी है। इतना सुनते ही ऊपर वाले ने अपनी आंखें मीच ली और उसे डूबकर मरता देख रस्सी खींच ली। क्या बात। दौड़ता दौड़ता एबीसी कंपनी आया और हाफते हाफते उसने अधिकारी को बताया देखिए अभी अभी आपका एक आदमी डूबकर मर गया है और इस तरह आपकी कंपनी में एक जगह खाली कर गया है। तो लीजिए 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 मेरी डिग्रियां संभाले, बेरोजगार हूँ मुझे लगा ले। तो अधिकारी हंसते हुए बोला दोस्त तुमने आने में थोड़ी देर कर दी, क्योंकि अभी 10 मिनट पहले हमने वो जगह भर दी और इस जगह पर हमने उस आदमी को लगाया है जो उसे धक्का देकर तुमसे पहले यहाँ आया। क्या बात, बहुत बढ़िया। आपको अच्छा लग रहा है तो मैं आपको एक और कविता सुना देता हूँ, ये बेरोजगारों पर ही है। इस कविता का शीर्षक है कटे हाथ। कि बगल में पोटली दबाई एक सिपाही थाने में घुसा और सहसा थानेदार को सामने पाकर सैल्यूट मारा। थानेदार ने पोटली की तरफ निहारा तो सैल्यूट के झटके में पोटली घिस गई और उसमें से एक गाढ़ी सी कतरी बूंद रिस गई। थानेदार ने पूछा अब इस पोटली में से क्या टपका रहा है, क्या कहीं से शरबत की बोतलें मार के ला रहा है? सिपाही बोला हुजूर इसमें शरबत नहीं है। शरबत नहीं है, हद है, शरबत नहीं है तो क्या शहद है? सिपाही बोला हुजूर इसमें शहद भी नहीं है। शहद भी नहीं है तो खून है क्या? अबे जल्दी बता, क्या किसी मुर्गे की मुंडी मरोड़ दी या किसी नेवले की टांग तोड़ दी? अगर ऐसा है तो अच्छा है, पकाएंगे हम भी खाएंगे तुझे भी खिलाएंगे। पर सिपाही बोला हुजूर न पका सकता हूँ न खा सकता हूँ, मैं तो बस आपको दिखा सकता हूँ। इतना कहकर थानेदार ने पोटली मेज पर खोली तो उसे देखकर थानेदार की भी आत्मा डोली, क्योंकि उसमें से निकले एक नौजवान के 2 कटे हुए हाथ। थानेदार ने पूछा बता क्या है बात, ये कैसा कलेश है? सिपाही बोला हुजूर रेलवे लाइन एक्सीडेंट का केस है। एक्सीडेंट का केस है तो यहाँ क्यों लाया है? 20% बॉडी ले आया, बाकी की 80% कहाँ छोड़ाया है? सिपाही बोला हुजूर ये बंदा इसलिए तो शर्मिंदा है क्योंकि 80% बॉडी तो जिंदा है, पूरी लाश होती तो यहाँ क्यों लाता, वहीं उसका पंचनामा ना बनाता। पर हुजूर गजब बहुत बड़ा हो गया, ये बंदा तो हाथ कटवा के ही खड़ा हो गया। रेल गुजर गई तो मैं दौड़ा, वो तो तना था जैसे माने हथौड़ा, मुझे देखकर मुस्कुराने लगा, अपनी ठूठ बाएं हिला हिला के बताने लगा ले जा ये फालतू है बेकार है, ले जा ये फालतू है बेकार है, और बुला ले कहाँ पत्रकार है, मैं उन्हें बताऊंगा काट दिए किस लिए, क्योंकि इन हाथों ने झेला है भूख और गरीबी का एक लंबा सिलसिला। 15 साल हो गए इन हाथों को कोई काम ही नहीं मिला। बहुत बढ़िया, शानदार। 15 साल हो गए इन हाथों को कोई काम ही नहीं मिला, इसलिए सोचा फालतू है बेकार है इन्हें काट दूं और इस सोए हुए जनतंत्र के आलसी पत्रकारों को लिखने के लिए एक प्लॉट दूं। अरे इन हाथों में 15 साल की रोजी रोटी की तलाश है, आदमी जिंदा है और ये उसकी तलाश है। क्या बात, बहुत बढ़िया, शानदार। आदमी जिंदा है और ये उसकी तलाश की लाश है। अरे उठा ले जा, मैं तो कटवा के भी जिंदा हूँ, तू क्या मर गया? हुजूर इतना सुनते ही मैं तो डर गया। जिन ने या भूत मैंने किसी तरह अपने आप को साधा, हाथों को पोटली में बांधा, झटके से लाया और यहाँ चला आया। अब बताइए इनकी रिपोर्ट कैसे बनाऊँ, इन्हें जलाऊं या दफनाऊं? थानेदार बोला यार ये तो बहुत सीरियस केस है, पर जलाने और दफनाने में काहे की बहस है? अरे नादान, आदमी जिंदा है तो जा पूछ के आ, हिंदू है या मुसलमान है? हिंदू है तो उसकी चिता बना और मुसलमान है तो दफना। पर सिपाही बोला हुजूर अब मुझे न भेजे, अब इन हाथों को आप ही सहेजे। थानेदार भी घबरा गया, कटे हाथ देख के चकरा गया। वो बोला इसे मेडिकल कॉलेज दे आप, वहाँ के लड़के इसको देख के नहीं डरेंगे, इसकी चीर फाड़ करके स्टडी करेंगे। अब पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, पर घटना ने मन को छुआ। अरे उस नौजवान ने अपने 2 हाथों को खो दिया, और सच बताऊं
तो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक दक्षिण युवा के बारे में ये खबर सुनकर मैं रो दिया कि ये खबर सुनकर हमारे देश के बड़े बड़े लोग शर्म से क्यों नहीं गड़ गए। अरे आज आपकी ही कृपा से एक अकेले पेट के लिए 2 हाथ भी कम पड़ गए। क्या बात, शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज आप ही की कृपा से एक अकेले पेट के लिए 2 हाथ भी कम पड़ गए। अरे वो उगता रहा आपके झूठे वादे और झूठी बातों से, वरना वो क्या नहीं कर सकता था अपने इन 2 हाथों से। अरे वो इन हाथों से कोई सड़क बना सकता था, इन हाथों से क्रेन द्वारा सामान चढ़ा सकता था, इन्हीं हाथों से वो बच्चों को ह से हाथ लिखकर बच्चों को पढ़ा भी सकता था। मैं सोचता हूँ कि उसने इन्हीं हाथों से तिमाही, छमाही, सालाना की परीक्षाएं दी होंगी। इन्हीं हाथों से उसने खुशी का लड्डू खाया होगा। इन्हीं हाथों में उसने डिग्रियां सहेजी होंगी। इन्हीं हाथों से उसने अर्जियां भेजी होंगी। और अगर काम पा जाता तो ये निपुता इन्हीं हाथों से अपने माँ के पाँव भी छूता। खुशी के मौके पर डपली बजाता, रोते हुए बच्चे की गाल सहलाता। पर तूने तो काट दिया मेरे दोस्त, और तू कायर नहीं है क्योंकि तेरी शहादत के पीछे लाखों बेरोजगारों की कतार है और सबकी एक ही पुकार है, हमारे भूखे नंगे परिवारों को रोजी रोटी का इंतजाम दो, हमें काम दो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार।